जय जवान जय किसान। नमस्कार साथियों, ये नारे से अगर एक नाम आपके दिमाग में आता हुआ कि नारा किसने दिया, तो वो थे हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, मैं चंद्रकांत डोभाल हमारे इस विशेष सीरीज व्यक्ति विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम 2 अक्टूबर के दिन बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की। आप सोचते होंगे 2 अक्टूबर और गांधी जयंती, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के ही नहीं, शायद अगर अध्ययन किया जाए तो दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में नाम आएगा सबसे ऊपर, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आएगा। हम चर्चा करेंगे क्यों इतने ईमानदार थे, क्या क्या इनके जीवन में ऐसे किस्से रहे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, शायद इनसे सादगीपूर्ण जीवन और इनसे ईमानदार व्यक्तित्व ही दुनिया में किसी का रहा हो। गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी की विचारधारा पर ही एक सादा जीवन उन्होंने अपनाया और सारी उम्र उस सादगी के साथ जीवन जीते रहे। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी को सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है और जानती सारी दुनिया लाल बहादुर शास्त्री जी को भी है, लेकिन हमारे भारत में लोग 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती जानते हैं। जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं वो जानते हो, या कुछ जो जागरूक लोग रहते होंगे वो जानते हैं, लेकिन आज सबको जानना चाहिए 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा भी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म है। क्यों हमने जय जवान जय किसान कहा? क्योंकि इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का। कब दिया था आगे हम चर्चा करेंगे, पहले इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर उसकी जीवन की जुड़ी हम कहानियां समझेंगे। तो 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर श्रीवास्तव, शास्त्री नहीं श्रीवास्तव, जी हाँ, ये श्रीवास्तव थे, लेकिन कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और इन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया। वाराणसी के पास एक रेलवे टाउन था मुगल सराय, आज मुगल सराय बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है। मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था और मात्र 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना जाति प्रथा, जाति सिस्टम का विरोध करते हुए सरनेम छोड़ दिया था। और वाराणसी जो काशी विद्यापीठ से जहाँ से ये स्नातक हुए थे, वहीं से इनको शास्त्री की उपाधि मिली थी। इसके बाद से ये लाल बहादुर शास्त्री हो गए। इनके राजनीतिक जीवन की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि उत्तर प्रदेश में के संसदीय सचिव के तौर पर उन्होंने काम किया, संसदीय सचिव रहे ये, और गांधी जी के, नेहरू जी के और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके बेहद करीबी थे और वो इनको बहुत ही मानते थे। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ और उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, तो गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पुलिस एवं परिवहन मंत्री रहे। अब इन्होंने ये 2 विभाग संभाले और दोनों विभागों में क्या काम किया, आज भी हमारे देश में बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखते होंगे कहीं भी धरना प्रदर्शन चलते हैं तो पुलिस वाटर कैनन का उपयोग करती है लाठीचार्ज से पहले। तो ये वाटर, पानी की बौछार कराने का जो शुरुआत थी, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। लाठी नहीं, पानी की बौछार से लोगों को रोका जाए, वो शुरुआत की। परिवहन मंत्री के तौर पर इन्होंने बसों में महिला कंडक्टर की शुरुआत की। इससे पहले महिला कंडक्टर की नियुक्ति नहीं होती थी। और 1951 में ये कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी बने। ये इनके राजनीतिक जीवन की बात होती है। फिर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 1964 में और गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इंदिरा गांधी जी उस समय मना कर देती है कि मेरी स्थिति नहीं है, या जो भी रहा हो, लेकिन कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा जी से कुछ दिन बाद 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके बाद 1965 में ही पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है।
पाकिस्तान युद्ध क्यों करता है, वही कश्मीरी मुद्दा, उस पर भी किसी दिन एक पूरी वीडियो कश्मीरी मुद्दा बनाएंगे। कश्मीरी मुद्दा पाकिस्तान को लगता है कि अब 1961-62 में हम चीन से हार चुके हैं। इससे पहले चीन से युद्ध हुआ, उसमें चीन के साथ हमारी हार हुई। उस हार से भारत कमज़ोर लगता है पाकिस्तान को। और दूसरा, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति आयूब खां को ये लगता है कि अभी भारत बहुत कमज़ोर है और अब भारत का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, और लाल बहादुर शास्त्री को बहुत कमज़ोर समझते हैं। और एक बयान जारी करते हैं आयूब खां कि हम कुछ टैंक और कुछ हमारी तोप और सैनिकों के साथ यूं ही टहलते टहलते दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान बुरी तरह हार जाता है 1965 के युद्ध में, तो फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी एक बयान देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मोहम्मद अयूब खां ने कहा था कि हम कुछ टैंक और सैनिकों के साथ टहलते टहलते दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो हम भी टहलते टहलते लाहौर पहुंच गए, तो इसमें क्या गलत है, क्योंकि उस समय हमारी सेना, भारतीय सेना लाहौर तक घुस चुकी थी और वहीं फिर दबाव बनाया गया अमेरिका द्वारा भारत पर कि आप युद्ध विराम कीजिए। और रूस, जो कि भारत का एक अच्छा मित्र था, वो इस युद्ध विराम में, इस बैठक में शामिल हुआ। और रूस में ही ये ताशकंद, जो आज रूस में नहीं आता, क्योंकि रूस यूएसएसआर का जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय पूरा रूस था, तो ताशकंद उस समय रूस में था। ताशकंद भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है समझौता करने के लिए। अब इस समझौते की और इनकी बात हम करने से पहले इनके जीवन में और पहले क्या क्या हुआ, थोड़ी सी चर्चा उससे कर लें। जब ये थोड़ी सी चर्चा पहले की कर लेते हैं, फिर हम वापस से यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के इनकी कहानी हमारी भी खत्म हो जाएगी। 1956 में जब ये रेल मंत्री थे, तब तमिलनाडु में एक रेल दुर्घटना होती जिसमें कि 142 लोगों की मृत्यु हो जाती। और लाल बहादुर शास्त्री उस समय अपने रेलवे मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरे मंत्री रहते हुए इस तरह की घटना हुई। आज के मंत्रियों की तो आप सब जानते ही हैं, छोड़िए। फिर एक ये घटना इनके जीवन को दर्शाती है कि ऐसा व्यक्तित्व तो शायद ही किसी में हो। दूसरा, एक इनके बेटे अनिल शास्त्री, और जब स्कूल में और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, जब ये प्रधानमंत्री रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तब भी ये खुद स्कूल जाते हैं और लाइन में लग कर के बच्चों की मार्कशीट लेते हैं। एक किस्सा और आता है, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने घर के लिए केरोसिन लेने पहुंच जाते हैं, और जहाँ जो सरकारी मूल्य वाली दुकान होती है उस पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि केरोसिन दो। बोल तुम्हारा नाम? बोल लाल बहादुर शास्त्री। तो हंसता है, बोले अच्छा अब तुम बोलोगे कि मैं प्रधानमंत्री भी हूँ? बोले हाँ हूँ। वो और जोर जोर से हंसने लगता है। इतने में ही पीछे से उनकी जो सिक्योरिटी है वो भागते हुए आती, उसके होश उड़ जाते कि एक देश का प्रधानमंत्री और अपने घर के लिए केरोसिन लेने खुद आया। एक ये किस्सा है। एक बार क्या होता है, इनके जो बेटे हैं अनिल शास्त्री एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, तो कहीं से उस कंपनी के मालिक को पता चल जाता है कि यार प्रधानमंत्री का बेटा है अनिल शास्त्री। बोले हाँ। बड़ा अचंभित होते हैं और अरे यार प्रमोशन दे दो, सैलरी बढ़ा दो। 3 गुना सैलरी बढ़ा देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं, बड़ा पद पे पहुंचा देते हैं। अनिल शास्त्री बहुत खुश होते हैं और जाते हैं और पिताजी को बोलते हैं कि हमारा प्रमोशन हो गया। तो पिताजी कहते हैं भाई तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन सा तीर मार दिया? सामान्यतः प्रमोशन वगैरह अप्रैल और मार्च के महीने में होते, तुम्हें काय को दिसंबर नवंबर में ही प्रमोशन मिल गया? बोले वो हमें नहीं पता पर मिल गया। तो ये फ़ोन लगाते हैं अपने जिस कंपनी में ये जॉब कर रहे थे अनिल शास्त्री जी, उसके मालिक को। बोले मेरे बेटे ने क्या किया जिसके लिए आपने प्रमोशन दिया? तो कहते अरे साहब आपका बेटा है तो टैलेंटेड हो गई तो प्रमोशन तो बनता है। बोले नहीं, मेरा बेटा है या टैलेंटेड है? बोले नहीं वो दोनों है। वो दोनों नहीं, पहले ये बताओ कि मेरा बेटा है कि टैलेंटेड है। एक चीज़ बताओ कि आपने मेरा बेटे होने के कारण इसको प्रमोशन दिया, टैलेंटेड होने के कारण? बोले दोनों है। नहीं तो दोनों है तो फिर पहले से क्यों नहीं दिया? तुमने इसीलिए दिया कि मेरा बेटा है? बोले हाँ हाँ इसीलिए दिया। बोले वापस करो इसको।
इसको जहाँ था उसी पोजीशन पे लाओ, इसकी सैलरी जितनी थी उतनी करो। अब बेटा बड़ा निराश कि पापा जी बड़ी मुश्किल से तो प्रमोशन मिला और पिताजी ने ये करवा दिया। तो इस तरह के महान व्यक्तित्व के धनी थे लाल बहादुर शास्त्री। आज हमारे देश में शायद सरपंच का बेटा भी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं करेगा, इतना पैसा सरपंच कमाना जाता है। एक किस्सा और आता है अंग्रेजी शासन के दौर का, जब इनकी बेटी की तबीयत खराब होती है। स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों से कई आंदोलनों में, भारत छोड़ो आंदोलन, उससे पहले असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इस तरह के आंदोलन में कई बार ये जेल गए। एक समय जब ये जेल में होते हैं तो एक संस्था होती है इंडियन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्षमा चाहूँगा उसके लिए, लाला लाजपत राय वो संस्था बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि जो भी क्रांतिकारी भाई जेल में हैं, उनके जेल जाने के बाद उनके परिवार की देखरेख के लिए कोई रहता नहीं था या उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, उस संस्था से जो भी क्रांतिकारी जेल में हैं उनके परिवार के लिए पैसा पहुंचाते थे। तो ये जब जेल में थे तो इनके परिवार के लिए भी वहाँ से पैसा जाता था, 50 रुपये महीना उस समय। ये अपनी पत्नी को, ललिता जी को पत्र लिख के पूछते हैं कि ललिता 50 रुपये महीने में क्या घर चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। तो वो कहती है कि हाँ 50 रुपये में मेरा बहुत बढ़िया से घर चल रहा है और 10 रुपये उसमें से बचा ही लेती हूँ, 40 रुपये में चल जाता है। तो शास्त्री जी उस संस्था को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे घर पे सिर्फ 40 रुपये दिया करो, हमारा काम 40 रुपये में हो जाता है, जो 10 रुपये बच रहा है किसी और ज़रूरतमंद को दे देना। इतने ईमानदार, इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने, ऐसे लोगों ने हमारे देश की नींव रखी है, ऐसे लोगों ने हमारे देश को बनाया है। एक जब वो जेल में थे, जो किस्सा भी हम सुना रहे थे, तो क्या होता है, इनकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत होती है खराब, बेटी है, बहुत बीमार रहती है इनकी पुत्री। तो ये इनको खबर मिलती है कि वो शायद अंतिम दिनों में है बेटी और आपको मिलने आना चाहिए। तो जेलर भी इनसे बहुत खुश रहते हैं, जेली प्रभावित रहते हैं अंग्रेज। तो ये पेरोल के लिए आवेदन करते हैं, 25 दिन की इनको छुट्टी मिल जाती है। ये जब जाते हैं, घर पहुंचते हैं 25 दिन की छुट्टी लेकर के, 25-20 जो भी ऐसे कुछ दिन की इनको छुट्टी मिलती है। ये जब घर पहुंचते हैं और बिटिया को अपने गले लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही शायद वो बिटिया, उनकी पुत्री ख़त्म हो जाती है। बड़े आहत होते हैं, या यूँ कहा जाए कि शायद इन्हीं का आने का इंतज़ार उनकी बेटी कर रही थी। आहत होते हैं, फिर जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं और जाकर के अंतिम संस्कार करते हैं। और रास्ते से ही, शमशान से घर नहीं जाते, शमशान से सीधा अपनी पत्नी ललिता को बोलते कि मैं वापस जेल जा रहा हूँ। तो बोलती क्यों जा रहे हो, आपको तो इतने दिन की छुट्टी मिली है। बोले नहीं, मैंने छुट्टी ली थी मेरी बेटी के साथ रहने के लिए, अब वो रही नहीं तो मुझे इस छुट्टी का क्या काम। वापस जेल पहुंचते जेलर कहता भाई हमने तो आपको 20-25 दिन की छुट्टी दी है, आप रह सकते हैं। बोले नहीं, मेरी व्यक्तित्व इस बात का मुझे इजाज़त नहीं देता कि जिस काम से मैंने छुट्टी ली है अब वो काम ही नहीं रहा, मेरी बेटी ही नहीं रही, तो मैं इस छुट्टी का क्या करूँगा। और पूरा जेलर भी पूरा अचंभित हो जाता है और बहुत ही प्रभावित होता है इनसे। तो इतने बड़ी प्रतिभा किसी में होना बहुत बड़ी बात है। और ऐसी महान प्रतिभा लाल बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर जरूर याद रखिएगा, गांधी जी के अलावा। एक किस्सा और आता है इनका, इनके बेटे अनिल शास्त्री, इनकी जो सरकारी, जब ये प्रधानमंत्री होते हैं तो इनको कार मिलती है, तो वो कार लेकर के रात में घूमने कहीं चले जाते हैं। सुबह जब इनको पता चलता है कि रात में बेटा ने ये कांड किया, ये ड्राइवर को बुलाते हैं और पूछते हैं ये गाड़ी रात को कहाँ गई थी। बोले आपके बेटे ले गए थे। कितनी चली, कोई लॉग बुक वगैरह रखते हैं गाड़ी में। बोले जी सर रखते हैं। लॉग बुक निकलवाते, चेक कराते हैं तो 14 किलोमीटर चली है। तो वो 14 किलोमीटर का पैसा ये अपनी जेब से देते हैं कि ये 14 किलोमीटर हमारे देश के खजाने में, इसका पैसा आप हमारी तरफ से डालो। वो पैसे का उपयोग नहीं करते। इतने लॉयल, इतने ईमानदार रहते हैं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और भी बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हम कहाँ तक सुनाएंगे आपको। हम आ जाते हैं अब सीधे भारत पाकिस्तान युद्ध पर। भारत जीत चुका है 1965 की लड़ाई और सेना
लाहौर तक पहुंच जाती, लाहौर पे अपना कब्जा हो जाता है। 1965 में जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच जाती है, फिर अमेरिका भारत पे दबाव बनाता है और अमेरिका भारत से कहता है कि आप अपनी सेना रोकिए, नहीं तो हम आपको जो गेहूं दे रहे हैं BL-40 BL-80 ऐसा कुछ था, लाल गेहूं, वो खाने को नहीं देंगे, क्योंकि उस समय भारत की उत्पादन में स्थिति अच्छी नहीं थी। अब आप सोचिए, जब हम बात कर रहे थे 1773 से जब अंग्रेज आए थे और यहाँ तक जाने तक 200 साल में उन्होंने, तब हमारा देश भारत की चिड़िया था और 200 साल में उन्होंने कंगाल कर दिया था। हमारे लोगों के पास खाने के लिए भोजन पे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा था, और उस समय हमारे ऊपर दूसरे देश निर्भर थे कि भारत से ये चीज़ मिलेगी। ये अंग्रेज करके गए थे। छोड़िए वो बात, हम अलग हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें बात करेंगे। तो अमेरिका जब दबाव डालता है तो ये अपनी पत्नी से कहते हैं शाम को कि क्या आज ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में खाना नहीं बने, आज हम एक टाइम खाना ना खाएं। तो वो कहती ठीक है, एक दिन खाना नहीं बनाते हैं, और पत्नी और सब बच्चे एक दिन भूखा सो जाते हैं। और दूसरे दिन वो देश से अपील करते हैं एक टाइम, हफ्ते में एक दिन, एक समय भोजन छोड़ने की। कहते हैं सोमवार के व्रत की शुरुआत ही वहीं से हुई है। उस दिन वो अंदाज लगा लेते हैं कि अगर एक दिन हफ्ते में एक समय का भोजन छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में जो भोजन है, अनाज है, उससे हमारे देश की भूख मिट जाएगी, वो पर्याप्त है। और अमेरिका को खुला चैलेंज देते, क्योंकि ये हमारा देश भी गरीब था और स्थिति भी ऐसी नहीं थी, लेकिन स्वाभिमानी थे, और अमेरिका से बोलते हैं हम तुम्हारे गेहूं के बिना रह लेंगे, हमको ज़रूरत नहीं है। और तभी नारा देते हैं किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए, जय जवान जय किसान का। 1965 के युद्ध के समय ही ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और हमारी 1965 में ही हरित क्रांति की शुरुआत होती है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, मैं डॉक्टर ही कहता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो डॉक्टर ही समान है, और MS स्वामीनाथन के सहयोग से और हरित क्रांति की शुरुआत, तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को माना ही जाता है। अब हम आ जाते हैं युद्ध पर। युद्ध में क्या हुआ, जब पाकिस्तान तक भारत की सेना पहुंच गई, फिर अमेरिका और रूस के सहयोग से ताशकंद में एक समझौता रखा गया, एक सम्मेलन रखा गया, शांति सम्मेलन, कि ये युद्ध विराम किया जाए और युद्ध रोका जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहता है, क्योंकि भारत हथियारों से लेकर के खाना पीना बहुत सी चीज़ों पर विदेशों पे निर्भर रहता है। अब आप सोच लीजिए, पेट्रोलियम हथियार, तो सोचिए उस समय गेहूं के लिए हमको अमेरिका पे निर्भर रहना पड़ रहा था, तो स्थिति क्या होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण शास्त्री जी जो युद्ध में जीता हुआ क्षेत्र था वो वापस पाकिस्तान को लौटा देते हैं, और वहीं ताशकंद समझौता होता है। और यही मोहम्मद अयूब खान जब जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद भारत आए थे, तो इनको बुलाया था, तो उन्होंने भारत आने से मना कर दिया। तो बोले भारत में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे बात की जाए। ये उस समय, क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम, 5 फीट कुछ 2-3 इंच के कद के थे, इनकी हाइट के कारण इनका मजाक उड़ाते थे। ये उनके सामने फिर सर झुका के खड़े हुए। और जब रूस पहुँचे तो ये जो कोस्चियन थे, रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोस्चियन, इन्होंने देखा कि शास्त्री जी के पास जो कोट है वो रूस की सर्दी, वहाँ की जो ठंडी थी उसको सहने लायक नहीं है। तो उन्होंने एक कोट इनको उपहार स्वरूप दिया कि आप कल ये पहन करके सम्मेलन में आइएगा। जब वो दूसरे दिन सम्मेलन में पहुँचते हैं तो देखते हैं तो शास्त्री जी वही अपना पुराना कोट पहन कर आए हुए हैं। तो पूछते हैं उनसे धीरे से कि हमने दिया था वो कहाँ है। तो शास्त्री जी बताते हैं कि मेरे स्टाफ में, मेरे साथ जो टीम आई है उसमें एक व्यक्ति के पास कोट भी नहीं था, तो मैंने उस समय को उनको पहनने के लिए दे दिया। इनको लगता है कि शायद अच्छा ना लगा हो, तो वो कहते बेहद ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मेरे साथ में जो स्टाफ था उनके पास किसी के पास वो भी नहीं था, तो मैंने उसको दे दिया। इतनी महानता। ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। यहाँ
ये सारे इतनी व्यक्तित्व की, जितनी हमने कहानी सुना, इतने बड़ी व्यक्तित्व के धनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। समझौते पे हस्ताक्षर किया और उसी रात इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। और ये जो जब इनका शरीर ताशकंद से एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था, तो रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, जितने भी देश के लोग वहाँ शामिल हुए थे, जितने भी देशों के झंडे थे, सबके झंडे झुके हुए थे शास्त्री जी के सम्मान में। और जब एयरपोर्ट से टैक्सी से इनकी पार्थिव शरीर को फ्लाइट में ले जाने के लिए ले जा रहे थे, तब उनको कांधा देने के लिए अयूब खान और अलेक्सी कोसियन ये ताबूत में आगे लगे थे। दोनों व्यक्तियों ने, रूस के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने, अब सोचिए इनके व्यक्तित्व की कितनी गहरी छाप होगी। एक दुश्मन जिससे आज लड़ाई खत्म, आज तक लड़ ही रहे थे, लड़ाई चली रही थी, मजबूरी बस समझौता किया, लेकिन वो भी मजबूर होकर के इनके व्यक्तित्व के आगे झुक करके इनको कांधा देने चला आए। और अयूब खान ने उस समय बयान भी दिया था कि शायद भारत पाकिस्तान को जो व्यक्ति फिर से एक बना सकता था, वो शास्त्री जी अब नहीं रहे। और ये भी बहुत बड़े दीवाने थे या प्रशंसक कह लीजिए, शास्त्री जी के थे। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे भारत में, ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया और ऐसे लोगों ने हमारे देश की आज़ादी की और हमारे देश की प्रजातंत्र की नींव रखी है। हमको इनको भूलना नहीं चाहिए। हमारा इतिहास में कुछ बताने का उद्देश्य हमने शुरुआत में भी यही कहा है कि हमें एक सामान्य सी समझ हर भारतीय को विकसित होनी चाहिए, जिससे उसको ये तो एहसास हो जाए कि कब दुनिया में क्या हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ। आज इतिहास को एक नए तरीके से गढ़ा जा रहा है। तो अगर आप हकीकत को थोड़ा बहुत जानेंगे, समझेंगे, तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे अनसन चीज़ें फैलाई जा रही है, उससे आप बच सकते हैं। और जागरूक रहिए, सजग रहिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, साफ सफाई बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अगली वीडियो में हम फिर किसी महान हस्ती की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।